हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माही क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का जो है सॉल्यूशन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 12th का बहुत अच्छा कंटेंट आपको इस चैनल में मिलने वाला है और रिजल्ट धमाकेदार होने वाला है। तो चलते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन पहला टॉपिक कवर करेंगे। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलारिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब। फिर इसके बाद आएंगे सीधा सॉल्युबिलिटी पे, जिसको हम लोग हेनरी, उसमें हेनरी लॉ पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर है, रॉल्ट लॉ आएगा उसी में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 होती हैं, सबके बारे में करा जाएगा। न्यूमेरिकल्स भर भर के इसमें। तो न्यूमेरिकल्स मैं इस वीडियो में नहीं बनाऊंगा, न्यूमेरिकल्स के लिए अलग वीडियो आएगी, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। और वांट ऑफ फैक्टर पढ़ना है, इतना सा हमें पढ़ना है। चलते हैं पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशन में। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का वो सॉल्यूशन कहते हैं। बस केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे चीनी में पानी घोल दिया, चीनी में पानी जैसे घोले राजा जी, आगे कमरिया डोलेगी, लेकिन अभी यहां पर नहीं डोलेगी क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, है ना। तो अगर हम लोग दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स मिलाते सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन में दो हिस्से होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, जिसमें कोई चीज डुबाई या घुलाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। क्लास 9 में भी पढ़ा है। अब जब छोटी अमाउंट में जो घुलाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। जैसे अगर हम लोग देखें तो ये भैया पानी है ना, और पानी में किसी ने आके डाल दिया चीनी, भोजपुरिया स्टार आके चीनी डाल दिया और पानी में चीनी जैसा घोल दिया राजा जी ने, तो ये बन गया क्या, सॉल्यूशन। तो ये जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको बोल दिया सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको बोल दिया सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों को मिला दो तो बन जाता है सॉल्यूशन। अब क्या है, ये दो चीजें हैं, दो कंपोनेंट। अगर हम इसमें नींबू भी डाल दें, अगर हम इसमें नमक भी डाल दें तो कंपोनेंट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन तब भी क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। तो सॉल्यूट की मात्रा हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम लोग दो कंपोनेंट का इस्तेमाल करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको बाइनरी कहते हैं। अगर तीन कंपोनेंट का इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो टर्नरी कहते हैं। अगर चार कंपोनेंट का इस्तेमाल करके बनाते हैं तो क्वाटरनरी कहते हैं, और ऐसे बढ़ता जाएगा मामला। लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही बताया है, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी। तो कौन सा हमें साइंटिस्ट बनना है, चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो इतना आपको समझ में आ गया, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो होगा सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो होगा सॉल्यूट। अब देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। जैसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है कौन, गैस, है ना, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है गैस, और इसी गैस में एक और गैस मिला दिया, है ना। ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में मिक्स है एयर में, तो लिख दिया मिक्सचर ऑफ गैसेस। सिंपल सी बात, क्या है ये, सॉल्यूशन है ना। फिर इसके बाद गैस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लिक्विड आके मिला दिया उसमें, तो गैस में लिक्विड मतलब हवा में भाप, तो ये हो गया वाटर वेपर इन एयर। गैस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसमें आके मिला दिया सॉलिड, है ना। तो डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल कम अमाउंट में है और एयर ज्यादा अमाउंट में है तो डस्ट हो गया। लिक्विड में आके मिला दिया गैस, तो आ गया CO2 डिसॉल्व इन वाटर, है ना। जैसे कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस मिली रहती है, ढक्कन खोलो हाथ फुहारा मार देता है। फिर इसके बाद लिक्विड, लिक्विड में मिला दोगे तो दारू में पानी, दारू में पानी। तो कौनो कौनो तो निखा दारू पी जाते हैं, ना, ये दारू में पानी मिला के पी रहे हैं भाई साहब। लिक्विड में अगर सॉलिड डाल देंगे तो शुगर इन वाटर आ जाएगा, है ना। ये याद रखना भैया, ये याद रखना, सिर्फ एमसीक्यू से बनेगा, इससे ज्यादा ज्यादा ये वेटेज का नहीं है। सॉलिड में आके गैस मिला दिया तो हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। एक चैप्टर था केमिकल काइनेटिक्स नाम से, सरफेस केमिस्ट्री नाम से, वो हटा दिया गया किस लेवल से, उसी में आया था एड्सॉर्प्शन एंड अब्सॉर्प्शन। इसके बाद बात करेंगे, कौन सी बात करेंगे, तो सॉलिड में लिक्विड आके मिलाया, तो लिक्विड भैया मरकरी होती है और कॉपर और गोल्ड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो मिला दिया तो यही हो गया। लिक्विड मिलाया किसमें आके, सॉलिड में। लिक्विड कम अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉलिड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अब सॉलिड में ही सॉलिड मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, अलॉय। अलॉय इज द मेटल की खिचड़ी। जैसे स्टील, आप देख रहे हो ना, ये स्टील की बोतल, ये किससे मिली है, तो कार्बन कम अमाउंट में प्रेजेंट है, आयरन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो कार्बन और आयरन मिला दोगे तो ये बन जाएगा स्टील। वैसे ये रियल में स्टील नहीं है, ये स्टेनलेस स्टील है। इसमें क्रोमियम और निकल भी मिलाया है, मतलब टोटल 4 कंपोनेंट मिला दिए तब जाके ये बना है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए। फिर इसके बाद
अगर हम लोग सॉल्यूट डिसॉल्व के हिसाब से पढ़ेंगे तो तीन टाइप है इसके, एक है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है पहले आप समझो। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त, मतलब पहले से भरा हुआ, अब आगे नहीं भरा जा सकता। जैसे आप शादी वगैरह बारात वगैरह में जाते हो, है ना, न्योता मिलता है आपको, तो आप पूरा क्या हो, अनसैचुरेटेड, भैया पूरा खाली हो, 3-4 दिन से खाना नहीं खाया। क्यों खाना नहीं खाया, शादी में जाना है, और जैसे गए अब टूट पड़े खाना में, पहले आपने टारगेट किया चाट बतासे, है ना, ये सब जो जो डोसा, ये जितना हल्का वाला मटेरियल रहता है आपने वो खाया, फिर इसके बाद भरा प्लेट, 4 तंदूर नान मिस्सी, ये पतना, ये सब पनीर ये सब पूरा प्लेट भर लिया, और आपने नरी तक अपने नेक यहां तक खाना भर लिया। अब क्या हो गए, सैचुरेटेड। फिर आपका दोस्त मिला कहता है यार आइसक्रीम तो छूट ही गई, आप फिर पूरा भर चुके हैं, यहां तक नदी तक की आपके खाना भर चुका है, इसके बाद भी आपको चलो यार खा ही लेते हैं, आज मौका मिला है, तो आप क्या हो गए, सुपर सैचुरेटेड। तो सिंपल सी बात क्या समझनी है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है, किया जा सकता है। फिर जब सॉल्यूट को डिसॉल्व ना किया जा, लेकिन टेम्परेचर से खेलना नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आपको ये बात याद रखनी है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जैसे एक गिलास पानी में अगर चीनी घोलोगे तो घुल जाएगी, अब आप उसमें 2-3 चम्मच डाल दो तो नहीं घुलेगी ऐसे खबोने से, फिर आपको गर्म करना पड़ेगा, गर्म करोगे तो आप चाशनी बना लो, बुढ़िया भर चीनी इसमें डाल के गर्म कर लो, है ना। तो टेम्परेचर रेज नहीं करना, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखोगे और कोई चीज अगर आप डिसॉल्व करोगे, जब डिसॉल्व करोगे तो अगर वो घुलती चली आ रही है तो वो अनसैचुरेटेड है, अगर वो नहीं घुल रही है तो सैचुरेटेड हो गई, उसके बाद भी आप थोड़ा बहुत मिला पा रहे हैं तो वो सुपर सैचुरेटेड हो गई। आपको एक बार डेफिनेशन पढ़ लेनी है। अब ये बात आपको समझ में आ गई, सैचुरेटेड। देखो सिंपल से याद रखना, आप शादी में जब जाते हो ना तो आप अनसैचुरेटेड हो, जैसे आपने खाना खाया यहां तक ठूस लिया तो आप सैचुरेटेड हो गए, उसके बाद आपने लास्ट में जाते समय रसगुल्ला हलवा अपने साथ लेके खाते खाते निकल गए, वो आप सुपर सैचुरेटेड हो गए। इसको याद रखना है, इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, दबा दबा के प्रेशर मारोगे तो सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये बात हो गई है। अब आगे बढ़ा जाए, अब आगे बढ़ोगे तो एक टॉपिक खत्म हो गया, टाइप ऑफ सॉल्यूशन पूरा खत्म। अब आते कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन की बात करोगे तो यहां पर वेट बाय वेट परसेंटेज निकालते हैं। तो देखो जिसका निकालना हो, जिस कंपोनेंट का निकालना हो उसको ऊपर रखो, टोटल नीचे रखो और इंटू 100 कर दो, तो ऐसे करोगे तो वेट बाय वेट आ जाएगा परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना तो वॉल्यूम जिसका निकालना उसका ऊपर रखो, टोटल नीचे रखो और इंटू 100 कर दो। अगर वेट बाय वॉल्यूम निकालना हो, जिसका निकालना ऊपर रखो, टोटल नीचे रखो, इंटू 100 कर दो। भैया तीनों का एक ही फॉर्मूला है, तो काहे के लिए टेंशन है यार। फिर इसके बाद आप आओगे, ये इंपॉर्टेंट है भैया, क्या इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, डेफिनेशन तो सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में, है ना, तो ये मोलैरिटी हो जाएगी। और इसके बाद आपने 11th में पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। अब बोलेंगे गिवन मास को आप W क्यों लिख रहे हैं, तो आप एक बात याद रखना, अभी आगे भी बताऊंगा, क्या बात याद रखनी है कि गिवन मास को केमिस्ट्री वाले यहां पर, गिवन मास को केमिस्ट्री वाले W से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास को केमिस्ट्री वाले M से रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉल्वेंट को केमिस्ट्री वाले A से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट को केमिस्ट्री वाले B से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन का चार्ट याद रखना, जिंदगी सुधार देगा आपकी, है ना। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या बता, गिवन मास, किसका, सॉल्यूट का, तो हमने लिखा गिवन, W मतलब गिवन मास, D मतलब सॉल्यूट, देखो लिखा है, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, गिवन मास और मोलर मास किसका है, दोनों सॉल्यूट का। और वॉल्यूम लीटर में रहेगी तो ठीक है, अगर ml में रहेगी तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जैसे आप इसको डिवाइड करोगे, देखो बना कैसे, गिवन मास बाय मोलर मास, और वॉल्यूम अगर ml में है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, पास वाला पास के पास, दूर वाला दूर के पास, देखो बन जाएगा, है ना। ऐसे ही मोलैरिटी का है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बहुत बड़ी बात है, इसमें सॉल्यूशन ले रहा है, इसमें सॉल्वेंट ले रहा है, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, बड़ा कौन है, सॉल्यूशन बड़ा है, इसमें सॉल्वेंट ले रहा है। तो मोलैरिटी में सॉल्यूशन होता है और मोलैरिटी में सॉल्वेंट होता है, और वही सेम चीज ओपन कर देंगे, मोल्स का फॉर्मूला गिवन बाय मोलर मास, अगर यहाँ ग्राम में करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, पलट जाएगा, जैसे पलटेगा वापस से फॉर्मूला ये बन जाएगा।
है ना। तो मोलैरिटी मोलैलिटी में डिफरेंस भी आता है, डिफरेंस आगे आपको बताने वाला हूं। फिर इसके बाद नॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को ग्राम में लेना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा और इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये टर्म्स याद रखने हैं। अब सीधा उतारेगा आपको मास परसेंटेज में, किसमें, मास परसेंटेज है ना। मास परसेंटेज निकालने का सिंपल तरीका, जिसका मास परसेंटेज निकालना हो उसको खोपड़ी में बैठाओ और टोटल से हमेशा डिवाइड करते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में रहता पूरा, और इनटू 100 कर दो तो आपको मिल जाएगा क्या, मास परसेंटेज की वैल्यू। अब इसके बाद अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है क्या, तो मोल फ्रैक्शन को सबसे पहले याद रखना, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से, और इसका फॉर्मूला होता है जिसका मोल्स निकालना हो उसका ऊपर रखो और टोटल मोल नीचे कर दो। जैसे हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ए मतलब होता है सॉल्वेंट, तो ए का मोल्स ऊपर रखो और टोटल मोल्स नीचे कर दो, ए का भी और बी का भी। अगर हमें बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल्स बी के ऊपर रखो और टोटल मोल्स नीचे कर दो, तो क्या बन जाएगा बाबू भैया, तो मोल फ्रैक्शन बन जाएगा ए और बी का दोनों का आ गया। तो यही मैंने लिखा है मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, तो जिसका मोल्स निकालना ऊपर रखो टोटल मोल्स नीचे, बी का मोल फ्रैक्शन निकालना तो बी का ऊपर टोटल नीचे। तो ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है और ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। अब दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर जोड़ दिया जाए तो हमेशा 1 के बराबर आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप छाप लो कायदे से, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमेशा 1 के बराबर होगा, है ना। इतनी बात याद रखनी है। मोल्स का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था 55 बार, क्या गिवन मास मोलर मास, है ना। अब ए मतलब सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट का गिवन मास, मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन अगर बी का, अगर आपको मोल्स बी का निकालना हो तो गिवन मास किसका, सॉल्यूट का, मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। सिंपल सा है। जब ये दोनों निकाल ले यहाँ छाप दो जाके आंसर आ जाएगा। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन से पता है हम लोग पॉल्यूशन लेवल चेक करते हैं। जैसे एयर ज्यादा अमाउंट में है, अब उसमें कौन दुगदुगा की गाड़ी चला रहा है, बुलेट भट 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 भट, उसका पॉल्यूशन निकला, तो एयर में कितना परसेंटेज पॉल्यूशन है ना, कितनी जहरीली गैसेस है, इसको चेक करने के लिए हम लोग चेक करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन में जैसे पॉल्यूशन का पता करना है तो पॉल्यूशन का कंपोनेंट ऊपर रखो, टोटल कितना एयर है नीचे रखो और इंटू कर दो 1 मिलियन से। 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं तो 10 की पावर 6 पार्ट्स पर मिलियन ऐसे आ जाता है ना। ये बातें हो गई। इसके बाद ये भैया रटने वाली चीज है, मोलैलिटी, मोलैरिटी और डेंसिटी का फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये रहेगी कि मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बड़ा एम से, कैपिटल एम से, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, और डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। इन तीनों में रिलेशन, कैपिटल एम क्या है पता है, मोलैरिटी, स्मॉल एम क्या है पता है, मोलैलिटी, डी मतलब क्या होता है, डेंसिटी, है ना। इन तीनों में अगर रिलेशन निकाला जाएगा तो ये रिलेशन आएगा, और ये डिराइवेशन कभी जिंदगी में ना पूछेगा। अब आप सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए इसको याद कर लो, है ना, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको रटना पड़ेगा इसको। और फिर इसके बाद मोलैलिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का अगर आप रिलेशन निकालोगे तो ये मोलैलिटी स्मॉल एम से बताया था ऊपर मैंने, और ये मोल फ्रैक्शन है, बताओ किसका मोल फ्रैक्शन है, बोलोगे सॉल्यूट का, बी से मतलब सॉल्यूट होता है। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, मास सॉल्वेंट का, और 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा ही अगर मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन निकाला जाए तो यहाँ मोलैलिटी का था, यहाँ मोलैरिटी का है, सेम है, बस यहाँ पर ml में और यहाँ पर kg में होगा, बस डिफरेंस है। आपने पढ़ा था, अभी बताया था मैंने, मोलैरिटी हमेशा लीटर्स में रहती है और मोलैलिटी हमेशा kg में रहती है ना। ये बातें हो गई। अब आपको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल्स, ये मैं कराऊंगा आपको अगली वीडियो में। तो अगर हम लोग अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग थ्योरी को जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, तो ये मैं न्यूमेरिकल्स आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, है ना। तो ये मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, ये मैं निपटा दे रहा हूं। अब हम लोग चलते हैं सॉल्युबिलिटी में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है हम लोग का टॉपिक सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या मतलब होता है, घुलने की क्षमता। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलने की क्षमता। अगर जैसे मान लेते हैं कोल्ड ड्रिंक आप खोलते हो ना, तो कोल्ड ड्रिंक से फुरफुरा के गैस निकलती है। अब भैया गैस को पानी में कैसे घोल दिया, गैस को पानी में कैसे घोल दिया, ये सोचने वाली बात हो गई। ऐसे ही जब मछलियां सांस लेती हैं तो मछलियां तो सांस ऑक्सीजन लेती हैं, है ना। जिसके पास लंग्स होगी वो नॉर्मल ऑक्सीजन सांस लेगा, है ना, ऑक्सीजन ब्रीथ करेगा, इनहेल करेगा। तो ऑक्सीजन पानी में कैसे घुल गई, ये कैसे भैया हो गया।
तो घुलने की क्षमता कैसे होगी? तो समझ लो बात को, समझनी क्या बात को, ये मान लेते हैं लिक्विड है, ये मान लेते हैं कोल्ड ड्रिंक है, ये मान लेते हैं कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक मान लेते हैं पानी, हटाओ कोल्ड ड्रिंक या फिर कोल्ड ड्रिंक ही है, सॉफ्ट ड्रिंक कुछ भी है। अब यहाँ पे गैसेस के पार्टिकल्स हैं, ये गैसेस के पार्टिकल्स हैं। अगर आप इन पर प्रेशर मारोगे, इन पर आप प्रेशर मारोगे, जैसे आप प्रेशर मारोगे तो ये लिक्विफाइड हो जाएगा। लिक्विफाइड पता जानते क्या होता है? सिलेंडर देखा होगा, सिलेंडर में भरी रहती है एलपीजी गैस, उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। रहती गैस है, इतना प्रेशर एक्सर्ट कर दिया जाता है कि भैया वो गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। तो इस पर जब प्रेशर मारा जाता है, और जब प्रेशर मारा जाता है तो ये गैस डिसॉल्व हो जाती है लिक्विड में, गैस डिसॉल्व हो जाती है लिक्विड में, गैस डिसॉल्व हो जाती है लिक्विड में। इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि कोई चीज किसमें कितना डिसॉल्व हो जाएगी। यहां पर हम लोग गैस और लिक्विड का देख रहे हैं, है ना। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट लगभग 100 ग्राम लेते हैं हमेशा जब सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखते हैं, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अब सॉल्युबिलिटी किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है 4 फैक्टर्स के ऊपर। आपने कौन सा सॉल्यूट डिसॉल्व किया है? तो यहां पर हमने डिसॉल्व किया था CO2 गैस, है ना। कोल्ड ड्रिंक जब आप खोलोगे तो फुरफुरा के जो गैस ऊपर निकलती है ना, ऐसे से हिला के मार दे तो फुहारा, तो CO2 गैस रहती है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्यूट CO2 गैस। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप इसको टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर अगर आप कम कर दोगे, टेम्परेचर अगर कम कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी गैसेस की। इसलिए एक क्वेश्चन आया था सीबीएसई बोर्ड में, पेपर में आया था कि मछलियां ठंडियों में कंफर्टेबल क्यों होती हैं? क्यों कंफर्टेबल होती हैं? ठंडियों में भैया टेम्परेचर नीचे गिरता है, टेम्परेचर गिरेगा तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी तो भैया मछलियां आराम से करके सांस ले पाएंगी। अब यही दिन, मतलब यही गर्मियों के समय, अभी के समय की बात करोगे, इतना भयंकर टेम्परेचर है भैया उत्तर प्रदेश में, 45 के आसपास चलेगा। 45 के आसपास रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी तो सांस नहीं ले पाएंगे ठीक से, और मछलियां ऊपर तैरेंगी, छपर छपर तैरेंगी, मतलब मर जाएंगी। क्यों? उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन उसमें बची नहीं है, पानी में सॉल्युबिलिटी नहीं है, मतलब ऑक्सीजन उतनी डिसॉल्व नहीं हो पाई है जितनी वो सांस ले पाए। तो टेम्परेचर को गिराने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, इतना बात आपको याद रखना है, क्वेश्चन के माध्यम से याद रखना। अब एक बात और बताओ देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, उसमें सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी घटेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। और अगर एंडोथर्मिक है जिसमें हीट अब्सॉर्ब होती है ना, क्लास 10 में पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। ये बात अपने दिमाग में सेट करके बैठा लो कहीं कोने में, है ना, बैठा लो कि ज्यादा फायदा रहेगा, है ना। 3 क्वेश्चन आराम से बनने वाले हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीज होगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी टेम्परेचर बढ़ाने से। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट अब्सॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से, है ना। ये सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। देखो भाई साहब डिस्प्रिन टिकिया लेके घुला रहे पानी में और फुरफुरा के वो घुल जाएगी, जब घुल जाएगी तो पी लेंगे, सॉल्युबल हो गई, है ना। इतनी बात हो गई। इसके बाद आएंगे हेनरी। हेनरी क्या बताएंगे? तो हेनरी बताएंगे, देखो गैसेस से प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है और गैस यहाँ पे डिसॉल्व हो गई, देखो गैस यहाँ पर डिसॉल्व हो गई। तो हेनरी ने क्या बताया? हेनरी ने अपनी बात बोला कि प्रेशर, जो प्रेशर आप अप्लाई करते हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। आपने प्रेशर मारा, कितनी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पानी में डिसॉल्व हो गई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितना प्रेशर मारोगे, जितना प्रेशर मारोगे उतना मोल फ्रैक्शन गैस का डिसॉल्व हो जाएगा पानी में। ये डायरेक्टली बोला हेनरी ने। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, सिंपल सी बात। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो ये आ जाएगा भाई। ये क्या होता है? तो ये होता है हेनरीज का कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। और हेनरी कांस्टेंट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, मतलब KH डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, KH डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अब बताओ टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH बढ़ेगा, KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। यही बात मैंने अभी बताई थी कि मछलियां ठंडे पानी में अच्छे से सांस ले पाती है। क्यों ले पाती हैं? क्योंकि
टेम्परेचर घटाएंगे, केएच घटेगा, जैसे केएच घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात क्या बतानी है आपको, ये बात बतानी है कि हेनरी कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ये बात गोद कर लिख लो कहीं पर, है ना। सॉल्युबिलिटी केएच हेनरी का कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। ये बात आपको याद रखनी है। और हेनरी के एप्लीकेशन याद रखो। सॉफ्ट ड्रिंक में इनका इस्तेमाल किया था, सोडा वाटर में जब CO2 वगैरह मिलाई जाती है तो भैया हेनरी का जो फॉर्म इन्होंने दिया फॉर्मूला, ये एप्लीकेशन, इनका जो थ्योरम है, ये कुछ भी बोल दो, इनका जो लॉ है वो अप्लाई होता है, मिनिमाइज कर देता है स्क्यूबा डाइवर्स। जब स्क्यूबा डाइवर्स जाते हैं ना तो बोलते हैं कि अगर प्योर ऑक्सीजन लेके जाएंगे तो एनॉक्सिया का शिकार हो जाएंगे। एक बार मैं पहाड़ी एरिया में गया था, बोले कि हिमाचल प्रदेश में गया था, 2000 मीटर की ऊंचाई पे मैकडोनाल्डगंज है। मैं कुरकुरा खाते हुए, मैं कुरकुरे खा रहा था, कार में बैठे, तो मेरे अचानक से नाक में खून निकलने लगा जैसे मैं मैकडोनाल्डगंज पहुंचा, हाइट पे 2000 मीटर की। अब क्या दिक्कत की थी, दिक्कत की बात यह थी कि बॉडी का प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर एक है ना 120 mmHg हाई प्रेशर है, और ऊपर से लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो भैया ऊपर जाओगे तो कम हो जाएगा, लेकिन बॉडी का जो ब्लड का प्रेशर था वो तो नॉर्मल था 120 mmHg। नीचे का प्रेशर उबाल मारे पड़ा और ऊपर वाला प्रेशर काउंटर नहीं कर पा रहा, नीचे वाला ज्यादा हो गया, ऊपर वाला कम हो गया, तो खून बाहर फेंक दिया मैंने। नाक से कभी किसी के नस फट जाती है तो जैसे आप नीचे जाते हो, मतलब जैसे आप अर्थ के मतलब आप अर्थ पे रहते हो, ऊपर जाओगे प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे जाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो स्क्यूबा डाइवर्स जब ट्रेंच में, खाई में, पानी में, जैसे मैरियाना ट्रेंच नाम सुना होगा, धरती के अंदर घुसेंगे, खाई में घुसेंगे तो प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो बॉडी का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो नसें फटेंगी, है ना। तो बोलते हैं जब स्क्यूबा डाइवर्स जाते हैं तो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं, लेकिन उसमें प्योर ऑक्सीजन नहीं रहती, उसमें हीलियम वगैरह मिला लेते हैं ताकि ऐसा केस ना हो। तो ये भी याद रखना आपको, सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है इसलिए, है ना। तो हाइट पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है, ये मैंने बता दिया आपको। जैसे आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा उसका एटमॉस्फेयर का, लेकिन ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन के लिए अलग भैया चलेंगे। अब आ गया रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स ने एक लॉ दिया था वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन के लिए, है ना। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं? तो वोलाटाइल का मतलब होता है ऐसे सॉल्यूट या ऐसी कोई चीज जिसको हम लोग भाप में कन्वर्ट कर सके। आप अपने हाथ में थोड़ा सा पेट्रोल ले लो, थोड़ा सा उड़ जाएगा भाप बन के, या फिर थिनर ले लो, या डीजल ले लो, या मिट्टी का तेल ले लो, कुछ भी चीज ले लोगे तो वो भाप बन के उड़ जाएगी, भाप बन के उड़ जाएगी। तो इसको कहते हैं हम लोग वोलाटाइल, और जो भाप बन के ना उड़े उसे बोलते हैं नॉन वोलाटाइल, है ना। ये बात आप समझ गए, सिंपल सी बात थी, समझ गए, है ना। तो रॉल्ट ने वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों के लिए क्या दिया, दोनों के लिए एक फॉर्मूला दे दिया। देखो, बोला टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर किसका, गैस का या किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर। आप पार्शियल आर्शियल ना समझो, पार्शियल मतलब आधा, आप समझो प्रेशर से। प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, और प्रोडक्ट रहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ये आपको फॉर्मूला रॉल्ट ने दिया। इसका मतलब क्या है, देखो मतलब ये है कि जैसे कोई चीज है, ये लिक्विड है ना, अब ये प्योर स्टेट में है, अब ये प्योर स्टेट में, अभी ये प्योर स्टेट में, तो प्योर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं P से, प्रेशर हो गया, और नॉट लगा दोगे तो ट्रू हो गया, और ए लगा दोगे तो कंपोनेंट हो गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ट्रू कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ट्रू कंपोनेंट का मतलब होता है PA नॉट, है ना। और इसी में अगर कुछ चीज हमने और मिला दी, इसी में कुछ चीज और मिला दी, तो भैया ये क्या हो गया, अब ये सॉल्यूशन बन गया। अभी तक क्या था, सॉल्वेंट था, अभी कुछ चीज मिला दी तो ये बन गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं पीए से, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं पीए से। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट था, प्योर था, सिर्फ पानी था, जैसे ये पानी है, जैसे ये पानी है, रुकना, जैसे ये पानी है, देखो जैसे ये सिर्फ पानी है, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, ऐसे करूंगा तो गिर जाएगा, अभी ये पानी है सिर्फ, है ना। तो ये क्या है,
प्योर सॉल्वेंट है। क्या है? प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट है तो इसका कोई प्रेशर होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसमें मैंने कुछ चीज मिला दी, तो अब ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। सॉल्यूट मिलाते ही सॉल्यूशन बन गया, तो इसका प्रेशर कुछ और हो जाएगा। तो जब ये ट्रू स्टेट में रहता है, मतलब सिर्फ पानी पानी रहता है, तो प्रेशर ज्यादा रहता है, और जैसे ही कुछ मिला देते हैं तो ये इसका प्रेशर कम हो जाता है। अब मैं पानी पी लूं। हाँ, तो जब ट्रू स्टेट में था तो इसका प्रेशर ज्यादा था, और जब ये सॉल्यूशन में आ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो रॉड ने यही बात बताई, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ट्रू सॉल्वेंट। इन दोनों का प्रोडक्ट होता है कौन? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन। बात समझे? बात समझे? मैं तो फिर से बताऊं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ये सॉल्यूशन है, ये मोल फ्रैक्शन है, और ये ट्रू सॉल्यूशन का, ट्रू सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर है ना। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद अगर आप बी कंपोनेंट का निकालोगे तो वैसे ही हो जाएगा। प्रोडक्ट किसका हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का और पार्शियल प्रेशर ऑफ ट्रू सॉल्वेंट बी का, है ना। ये दोनों रॉल्ट ने बताया। ए का निकाल दिया, बी का निकाल दिया, दोनों बराबर चीजें हो गई, दोनों बराबर चीजें हो गई। अब इसके बाद भाई साहब ने टोटल निकाला। टोटल क्या निकाला? आप देखो ग्राफ इन्होंने बनाया है। ग्राफ पहले समझा दूं, आप ऐसे बनाओगे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ऐसे बनाओगे तो ये है पी ए नॉट, है ना, और ये मान लेते हैं ये है एक्स ए। अभी क्या है? जीरो स्टेट में है। जैसे आगे बढ़ोगे तो ये कोई ना कोई वैल्यू ले लेगा, और आपको बताया था मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से ज्यादा नहीं रहता है, तो यहां पर हो गया है 1। अब इन दोनों का अगर आप निकालोगे पार्शियल प्रेशर तो आ जाएगा पी ए, है ना, पी ए आ जाएगा। आपको पता है फॉर्मूले से, है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स। मैथ का अगर लगाओगे y इज इक्वल टू एम एक्स तो लीनियर ऐसे ही लाइन बनेगी यूनिफॉर्म से, है ना। अब ऐसे ही b का निकालोगे, चलो इसको लाइन को बड़ा कर देता हूं। अगर b का निकालोगे तो ये जाएगा एक्स बी, और यह हो जाएगा पी बी नॉट। अब इसका अगर आप ग्राफ खींचोगे तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। अब टोटल निकालना है आपको, तो पी ए प्लस पी बी कर दो तो क्या आ जाएगा? टोटल पार्शियल प्रेशर। टोटल पार्शियल प्रेशर, तो टोटल पार्शियल प्रेशर निकालने का सिंपल तरीका है, पी ए और पीबी को जोड़ दो। पी ए का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स ए, यहां देखो लिखा है एक्स ए, और पी नॉट ए। पीबी का एक्स बी और पी नॉट बी। अब एक्स ए और पी ए नॉट, एक्स बी और पी बी नॉट को ऐसे लिखा रहने दे। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दोनों का सम 1 के बराबर होता है। अब यहां से एक्स ए की वैल्यू निकाल लो तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी। अब मैंने एक्स ए की जगह क्या लिख दिया पता है? एक्स ए की जगह लिख दिया है 1 माइनस एक्स बी। 1 माइनस एक्स बी जैसे लिखा तो मल्टीप्लाई करा दिया, पी ए नॉट मल्टीप्लाई होगा 1 से, वही आ जाएगा। पी ए नॉट एक्स बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा। और ये अपने आप में छपा है, इतना ही छपा है ना। अब इसी बात को, ये हो गया टोटल प्रेशर निकाल लिया ए और बी कंपोनेंट का। कोई ए कंपोनेंट था, कोई बी कंपोनेंट था, दोनों का इन्होंने पार्शियल प्रेशर निकाल लिया। अब रॉड भाई साहब चले किसमें? नॉन वोलाटाइल में। नॉन वोलाटाइल में बताया मैंने, नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है जिसको भाप में कन्वर्ट ना कर सके। अब जिसका भाप से नहीं बनेगा उसका पार्शियल प्रेशर कहां से आएगा? तो बी को खत्म ही कर दो, क्योंकि बी इज नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। मैंने आपको बताया था बी का मतलब होता है सॉल्यूट, ए का मतलब होता है सॉल्वेंट। तो बी को हटा ही दिया, पीटी बराबर होगा पीए के। पीए का फॉर्मूला खोलोगे तो आ जाएगा एक्स एफ डॉट पी ए नॉट, ये देखो लिखा है पीए इज एक्स ए पी ए नॉट। इतना हो गया। एक्स ए का फॉर्मूला खोलोगे 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा दो पी ए नॉट, 1 से मल्टीप्लाई होगा पी ए नॉट हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स बी से मल्टीप्लाई हुआ पी ए नॉट एक्स बी आ जाएगा। इसके बाद इसको मैं उधर उठा लाया, पॉजिटिव हो गया, इसको उधर फेंक दिया, नेगेटिव हो गया। पी ए नॉट नीचे गिरेगा तो आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी अपॉन में पी ए नॉट। फिर इसके बाद हमने एक्स बी, मोल फ्रैक्शन होता है ना, एक्स बी वाला होता है मोल फ्रैक्शन। किसका निकालना मोल फ्रैक्शन? तो बी का, तो ऊपर रखो मोल्स बी का और नीचे कर दो एन बी और एन ए। अब ये भी थोड़ी देर पहले ही टॉपिक हम लोगों ने खत्म किया। अब इन दोनों को इक्वेट करोगे, इक्वेट किया, बी की वैल्यू ऐसे ही इतनी कम होती है, सॉल्यूट तो वैसे ही कम होता है, और अपॉन में चला गया था और कम हो जाएगा, तो ये खत्म कर देते हैं। बचा कौन? एन ए, या हटाओ, एन बी बचा है और एन ए बचा है, और सामने कौन बचा है? सामने बैठा पी ए नॉट। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ट्रू सॉल्वेंट, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ट्रू, पार्शियल प्रेशर ऑफ इज ओनली सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का है, और ये आ जाएगा पी ए नॉट। अब इसको ओपन करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास किसका? सॉल्यूट का। गिवन मोलर मास किसका? सॉल्यूट का। ऐसे ही हो जाएगा, मोल खोलोगे इसको ना तो आ जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। पास वाला पास के पास, दूर वाला दूर के पास,
क्रॉस करा दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, है ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला अभी आने वाला जस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में, है ना। इसको हटा देते हैं। देखो मैंने मेन बात बताई, इसको याद रखना। कौन सी मेन बात है? ए को बोलते हैं सॉल्वेंट, बी को बोलते हैं सॉल्यूट, है ना। और बाकी अगर नहीं समझ में आया तो आगे एक बार और रिपीट होगा, अभी आएगा, है ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। अब आते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। तो ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्ट का लॉ ओबे करते हैं या पालन करते हैं उनको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और जो नहीं पालन करता उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब आइडियल सॉल्यूशन में क्या बात है, जैसे मान लेते हैं सॉल्यूट है, जैसे मान लेते हैं सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट हमको मान लेते हैं चीनी है, और सॉल्वेंट क्या है, पानी है। अब चीनी के जो मॉलिक्यूल्स है हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी बी, और वाटर का जो है ना, वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो सॉल्वेंट को ए। तो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ऐसे ही सॉल्यूट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और अगर इन दोनों को मिला देंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के पार्टिकल्स के बीच में भी अट्रैक्शन होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन में देखो, ये रहा आपका सॉल्यूट और ये रहा सॉल्वेंट और सॉल्वेंट, ये रहा सॉल्यूट और सॉल्यूट, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स, है ना, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उतना ही सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में भी लगता है, तो उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है ना। और इसके बाद आइडियल सॉल्यूशन में एंथैल्पी का चेंज नहीं होता है ना, इसका मतलब ना हीट ऑब्जॉर्ब होती है ना हीट रिलीज होता है, ये बात याद रखनी है। और वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता, ना एक्सपैंड होता है ना श्रिंक होता है, जितना है उतना ही रहता है। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस आ चुका है। एनसीईआरटी में 4 एग्जांपल है, उसको भी याद रखना है। बेंजीन और टोल्यूइन आइडियल सॉल्यूशन में है, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन भी आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है, एथिल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड, और ये है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। ये एग्जांपल्स याद रखने हैं भाई, कसम से एग्जांपल बहुत काम की चीज है, इसको याद रखना, है ना। और ये पूरा डाटा याद नहीं, समझ में आ गया होगा, बना के लिख दोगे। और इसके बाद नॉन आइडियल की बात करेंगे तो रॉल्ट लॉ ओबे नहीं करता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बराबर होता है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता। किसके बीच में? सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में, है ना। तो इसे बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें एंथैल्पी चेंज हो जाती है, हीट रिलीज हो जाएगी, ऑब्जॉर्ब हो जाएगी, वॉल्यूम भी लगभग चेंज हो जाता है। और एक ही एग्जांपल है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देखो आइडियल सॉल्यूशन तो आइडियल मतलब इमेजिनरी है हम लोग के लिए। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही चीज है, आइडियल नाम की कोई दुनिया में चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे भूत प्रेत और सीधी पत्नी डज नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, वैसे ही आइडियल चीज कोई एग्जिस्ट ही नहीं है ना। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल में 2 टाइप्स है, एक है पॉजिटिव डेविएशन, एक है नेगेटिव डेविएशन। इसका ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव डेविएशन के बारे में पढ़ोगे तो पॉजिटिव डेविएशन टोटल वेपर प्रेशर इज मोर देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्ट लॉ। अभी आपने रॉल्ट लॉ का डायग्राम देखा था, क्या डायग्राम था पता है? ऐसे बना था पीए और ऐसे बना था पीबी, और फिर यहां पर आ गया था टोटल सम पीए प्लस पीबी का, दिस इज पीबी और दिस इज पीए। ये रॉल्ट्स लॉ से डायग्राम आया था। अगर पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और इसका वेपर प्रेशर और बढ़ जाएगा, तो टोटल का भी बढ़ जाएगा। तो यही दिखाया पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ, है ना। ये रॉल्ट लॉ था, जितना मैंने व्हाइट से बनाया है, और जितना पीला कर दिया वो बढ़ गया है वेपर प्रेशर। ऐसे ही नेगेटिव डेविएशन का देखोगे तो वेपर प्रेशर घट रहा है। देखो स्ट्रेट लाइन रॉल्ट लॉ की है, नीचे जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन, नीचे जाएगा तो नेगेटिव, और टोटल का भी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव डेविएशन है, ये पॉजिटिव डेविएशन है। इधर वॉल्यूम और एंथैल्पी दोनों पॉजिटिव रहते हैं, इधर वॉल्यूम और एंथैल्पी दोनों भैया नेगेटिव हो जाते हैं। और इसके बाद इस पर एग्जांपल है एसीटोन और बेंजीन का, और यहाँ बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का, किसमें? नेगेटिव डेविएशन में। एक और एग्जांपल है एथिल अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म का, और नेगेटिव डेविएशन में वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड का। मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका ग्राफ, और रॉल्ट लॉ का पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और इधर ज्यादा होता है इधर कम होता है। आप डेफिनेशन एक बार पढ़ लो, अच्छे से याद कर लेना, 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जैसे
अब अगर देखो तो क्लास 8 में एक टॉपिक है जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जब पेट्रोलियम हम लेके आते हैं बाहर कंट्री से, तो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, ग्लिसरीन वगैरह सब अलग करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब था सब कुछ, और उसमें से पेट्रोल अलग कर लेते हैं, फिर डीजल अलग कर लेते हैं। एक ऐसा बहुत बड़ा कंटेनर रहता है और वो बॉइलिंग पॉइंट पे काम करता है। मान लेते 500 डिग्री सेल्सियस पे कोई बॉइल होगा, कोई 400 पे, कोई 100 पे, कोई 50 पे, तो ऐसा बॉइलिंग पॉइंट है सबका। और यहाँ पे मान ले पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, केरोसिन आ गया, ग्लिसरीन आ गई। तो ये रियल डाटा नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। तो सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, और सब जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, भैया ये इस पर बॉइल हो तो 50 वाली लाइन पे आओ, तुम 100 वाली लाइन पे आओ, तुम 150 वाली लाइन पे आओ, तुम 500 वाली लाइन पे आओ, तो सब अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग हो गए। अब लेकिन एजियोट्रॉपिक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट सेम। अब भैया अलग कैसे किया जाए? तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते हैं, हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते हैं, हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो इसको याद रखना। और इसके बाद दो टाइप के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, एक जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में पॉजिटिव डेविएशन होता है, देखो उल्टा काम कर रहा है, मिनिमम है तो पॉजिटिव, अब मैक्सिमम है तो नेगेटिव। इसका एग्जांपल अल्कोहल, जिसको हम लोग इथेनॉल कहते हैं, इथेनॉल प्लस वाटर, और ये है वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो ये दो छोटी मोटी चीज है, याद रखनी है, काम आएगी। अब आते हैं सीधा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार टाइप की होती है। पहली क्या है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, लेकिन उसके नेचर पर नहीं। अब मैंने जो बात बोली है उसको मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझा देता हूं। नॉर्मल भाषा में क्या? जैसे पानी है, पानी इज अ सॉल्वेंट, सिंपल सी बात। अब इसी सॉल्वेंट में हमने डाल दिया दो सेब लाके या दो आम लाके, तो भैया पानी में आम डाल दिया तो बॉइलिंग पॉइंट तो उसका चेंज हो जाएगा ना। 110 मान लेते हैं, पानी का 100 था, और जैसे आम डाला तो 110 हो गया। अब हमने दो आम ना डाल के दो संतरे डाल दिए, तब भी 110 है। ये कैसी बात हो गई भाई? अगर संतरा और आम में कोई डिफरेंस तो है ना, तो आम में तो कुछ और दिखाना चाहिए, संतरा में कुछ और दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है संख्या के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दो मैटर कर रहा है, आम और संतरा मैटर नहीं कर रहा है। अगर हम इसी जगह दो केला भी डाल देना तब भी 110 दिखाएगा, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पर, ना कि नेचर पे। दो मैटर कर रहा है, ना कि नेचर मैटर कर रहा है। तो नेचर पे डिपेंड नहीं करती सॉल्यूट के, डिपेंड करती है क्वांटिटी पर, है ना। इतनी बात याद रखनी है। चार टाइप की क्वालिटी प्रॉपर्टी है, एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सबको अलग अलग करके देख लेते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। W का मतलब होता है गिवन मास, W मतलब होता है गिवन मास, M मतलब मोलर मास, A मतलब सॉल्वेंट, D मतलब सॉल्यूट। WB लिख दिया है, W मतलब गिवन मास किसका? सॉल्यूट का, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। M मतलब मोलर मास सॉल्यूट का, W मतलब गिवन मास सॉल्वेंट का, M मतलब मोलर मास सॉल्वेंट का, PA मतलब पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन का, PA नॉट का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ट्रू सॉल्वेंट का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ट्रू सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार ये, आप इसको नोट कर लो कहते से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लास 12 में जब था तो हमको ये बात पता ही नहीं थी, हम न्यूमेरिकल ही नहीं कर पा रहे थे, बैठा था उसमें क्या है ना। फिर सोचता था कि यार यही लोग मुझसे पढ़ने में तेज है, ये नहीं पता था कि ये टीचर बताता ही नहीं है स्कूल में। भाई बता दो WB क्या मतलब है, किसी किसी में 1 और 2 रिप्रेजेंट करेगा। 1 का मतलब हो जाएगा क्या? सॉल्वेंट, और 2 का मतलब हो जाएगा सॉल्यूट। क्या देश बता दो, बच्चा कंफ्यूज ना हो। हम तो रो दिए थे एक बार क्लास से पीछे बैठे बैठे। हम सोचते हैं यार बच्चे हमसे पढ़ने थे, जब मैं सारा दिन पढ़ता मेरे को नहीं आता, बच्चे यहाँ पढ़ के निकाल लेते हैं। सिंपल क्या था, वो लोग ये सब जानते थे और क्लास में कैदेश बताते नहीं। स्कूल में यही प्रॉब्लम है, स्कूल में प्रॉब्लम ये है कि वो कैदेश नहीं पढ़ाया जाता। किसने नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि वही स्कूल का टीचर कोचिंग पढ़ाएगा, जब कोचिंग पढ़ाएगा तो बच्चों से वहां फीस लेगा, स्कूल में तो मिल ही रही है। इसको बोलते हैं एक तीर से दो शिकार। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, फिर से एक बार कैदेश समझ लेना। जैसे ये है पानी, जैसे ये है पानी, अब पानी का हमने प्रेशर निकाला, पानी का प्रेशर, पानी का हम लोग बोलते हैं ट्रू है ना, ये अभी साफ सुथरा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ट्रू, जब नॉट लग गया तो उसका मतलब हो जाएगा ट्रू मतलब साफ। पार्शियल प्रेशर ऑफ ट्रू सॉल्वेंट, तो इसका मान लिया प्रेशर है 500, मान लेते हैं, चलो हटाओ 100 mmHg, 100 mmHg।
अब इसी में किसी ने आके डाल दिया, इसी पानी में किसी ने आके डाल दिया कुछ चीज, मान लेते चीनी, क्योंकि मुझको भैया गाना बहुत पसंद है, चीनी में पानी जैसे घोले राजा जी, फिर आगे कमरिया डोले डोले, है ना, तो आगे डाल दिया। तो जैसे हमने इसको बॉईल किया तो इसका प्रेशर हमें मिला पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब ये क्या हो गया, अब ये सॉल्यूशन बन गया। अब क्या हो गया, अब ये सॉल्यूशन हो चुका है। पहले क्या था, तो पहले सॉल्वेंट था, पहले था सॉल्वेंट, पहले था सॉल्वेंट और अभी है सॉल्यूशन, है ना। तो अब इसका निकालोगे तो अब इसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। तो जैसे कम हो गया तो मान लेते हैं 70 mmHg हो गया, 70 mmHg, है ना। तो अब चेंज हुआ, बताओ कितना चेंज हुआ, तो भैया बड़े में से छोटा माइनस कर दो, 100 में 70 माइनस कर दोगे 30 आ जाएगा। तो बड़ा कौन है, पी ए नॉट, छोटा कौन है, पी ए, दोनों का माइनस कर दोगे तो आपको चेंज पता चल जाएगा। अगर आपको फ्रैक्शन बनाना है ना तो ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन बन जाएगा। क्लास 7th में फ्रैक्शन वाला पढ़ा होगा। अब इसी को रॉल्ट ने क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। किसका मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो हमने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से। यही चीज देखो यहां पर बताई मैंने, है ना, सॉल्यूट का। अब इसके बाद आप सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला खोलोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन अगर निकालना ना, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल्स ऊपर रखो, टोटल मोल्स नीचे कर दो, टोटल मोल्स नीचे कर दो, बन जाएगा, है ना। अब इसके बाद इसकी वैल्यू न्यूट्रल हो जाती है क्योंकि ये छोटा रहता है पहले से, और फ्रैक्शन में और छोटा हो गया। तो मोल्स का फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। इसका भी फॉर्मूला पता है, यहाँ पे ए होगा, इसका हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास। लेकिन ये सॉल्यूट है तो बी लगा दो, ये सॉल्वेंट है तो ए लगा दो, है ना। पास वाला पास के पास, दूर वाला दूर के पास, तो डब्ल्यू बी के बगल में कौन बैठेगा, एम ए, और एम बी के बगल में कौन बैठेगा, डब्ल्यू ए। अब इन दोनों को देखो हमने यही चीज बना के लिख दी है। ये फॉर्मूला याद रखना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ट्रू सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये बातें याद रखनी है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि कुछ चीज मिला दोगे तो प्रेशर कम हो जाता है, ट्रू में ज्यादा रहता है, ट्रू में ज्यादा रहता है ना। अब आते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझना है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझने के लिए फिर से आओ भैया मेरे पास। अब क्या है, जैसे हम लोग, ये पानी था, है ना, ये पानी था, जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं उससे याद रहेगा आपको, याद रहेगा। लेकिन अगर आप नए हो चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से, है ना, तुम्हारा केमिस्ट्री की कसम है ना। तो पानी का है। अब इसके बाद हमने इसी पानी में, यही पानी में हमने कुछ और मिला दिया, यही पानी में कुछ मिला दिया, तो हमने इस पानी में कुछ मिला दिया। अब ये क्या बन गया, तो ये है सॉल्यूशन, ये क्या है भैया, सॉल्वेंट, ये है भैया सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन है। अब इसको अगर आप बॉईल करोगे, इस चीज को अगर बॉईल करोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा टीबी, और ट्रू है तो नॉट, क्योंकि ट्रू है इसमें कुछ मिलाया ही नहीं है तो साफ सुथरा है, तुम ट्रू सॉल्यूशन है। इसमें कुछ मिला दोगे तो टी बन जाएगा। अब पता है जब आप जब प्रेशर निकाला था तो ट्रू वाले का बड़ा था। अब जब आप बॉईल करोगे ना तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग, मतलब कुछ मिलाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो टीबी बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, टीबी, टीबी बड़ा होगा। तो इसको याद रखना है, टीबी बड़ा होगा। अब आप जैसे मान लो जब आपने इसे पानी पानी को बॉईल किया था तो आया था, मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब जैसे आपने इसको बॉईल किया तो लगा 120 डिग्री सेल्सियस। ये टीबी है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है। अब हमें चेंज निकालना है तो बड़े को छोटे से माइनस करना पड़ेगा। टीबी को टीबी नॉट से माइनस किया, टीबी को टीबी नॉट से माइनस किया तो क्या आ गया, डेल्टा टीबी, मतलब चेंज पता चल गया। और डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के, ये हमें पता चला यहां से। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये बात मैंने आपको यहां पर पढ़ाई है, मोलालिटी वाली बात, है ना। कंसंट्रेशन जब आपको मैं पढ़ा रहा था अभी, तो उस पे आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया था मोलालिटी का। कंप्यूटर जी मोलालिटी दिखाई जाए, ये देखिए मोलालिटी, है ना, ये वाला मोलालिटी का फॉर्मूला सीधा यहाँ क्या है, चिपका दिया है। इस पे ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे आके चिपका दिया। अब देखो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये ग्राफ इसलिए रिप्रेजेंट किया गया है। ओपन कर दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। केबी क्या है, तो ये मोलल कांस्टेंट है। ये क्या है, ये कांस्टेंट है। ये टर्म आपको हमेशा दिया जाएगा, ये टर्म दिया जाएगा। अब आगे बढ़ो, अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात आओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट की बात आओगे तो जैसे मान लो ये ट्रू है, ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये ट्रू है, मतलब इसमें कुछ मिलाया गया नहीं है, ये पानी है, ये ट्रू है।
है ना। ट्रू को क्या बोलते हैं हम लोग, टी नॉट, और फ्रीजिंग का है तो एफ लगा दो, बॉइलिंग का तो बी लगा दिया था, बॉइलिंग का तो बी, फ्रीजिंग का तो एफ। अब हमने इसी में कुछ मिला दिया, इसमें कुछ मिला दिया, मिला दिया मतलब हमने मिला दिया तो ये बन गया क्या, सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्वेंट, ये है सॉल्यूशन। जब आपने कुछ मिला दिया तो ये बन गया टी एफ। अब बताओ कौन सा बड़ा है, तो फ्रीजिंग में जब आपने कुछ मिलाया नहीं था, मतलब जब ट्रू था तो बड़ा होता है, और जैसे कुछ मिला दिया तो वो घट जाता है। अब इसका भी चेंज निकालना पड़ेगा, तो चेंज निकालना है तो बड़ा कौन है, जैसे मान लो फ्रीजिंग पॉइंट है इसका 120 डिग्री सेल्सियस, और आपने कुछ मिला दिया तो 80 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, है ना, बॉईल करने पर। तो टी नॉट एफ मतलब ट्रू वाला बड़ा है और जो सॉल्यूशन वाला वो छोटा है। चेंज निकालोगे तो टी डेल्टा टी एफ आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोलालिटी के लगाओगे फॉर्मूला वापस से आ जाएगा, है ना, वही वाला। के एफ क्या है, के एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट, ये दिया रहेगा आपको एग्जाम में, ये दिया रहेगा आपको। आगे बढ़ो, आगे आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए देखो करना क्या पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ये सॉल्वेंट, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है छन्नी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है छन्नी। ये दो टाइप की होती है, एक तो नेचुरली, है ना, किसी की स्किन या फैट के मॉलिक्यूल्स का या ब्लैडर बना के हम लोग पीछे लगा देते हैं ऐसे स्किन टाइप का, या फिर आप आर्टिफिशियल बना लो। अगर नेचुरली बनाया है तो एनिमल की स्किन होगी, आर्टिफिशियल बनाया है तो ये वाला कंपाउंड होगा, और इसको एक्वस में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। चलो अब इस बात से हटते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है। अब ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है और ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है पीले वाला। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो बह के तुरंत जाते हैं किधर, तो जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। किधर जाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ। दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जब सॉल्यूशन की तरफ बह के जाते हैं जिस प्रेशर से, तो हम लोग उसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन छान के जब जाते हैं बाउंड्री क्रॉस करके, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसी ऑस्मोटिक प्रेशर को रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए जो हम प्रेशर मारते हैं उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी आएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। बात समझो, जैसे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, हमें उधर जाना है और मैं सॉल्वेंट हूं, सॉल्यूशन की तरफ जाना है, तो धीरे 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 करके मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को छान के उधर चला जाऊंगा, कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमें ये रोकना है, मुझे रोकना है, मतलब सॉल्यूशन को रोकना है मुझे, मतलब सॉल्वेंट को उधर जाने के लिए, तो वो उधर से धक्का मारेगा और मैं भी धक्का मारूंगा, तो मैं उसका धक्का मेरे वाले धक्के से ज्यादा होना चाहिए, तभी मैं रुकूंगा। तो जो वो प्रेशर लगाता है सॉल्यूशन सॉल्वेंट को रोकने के लिए, उसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये बात याद रखना, आगे आएगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर याद रखना, प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पाई से। फॉर्मूला होता है सीआरटी, सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को आगे चल के हम लोग खोल देते हैं नंबर, कंसंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एन बाय वी लिख दिया। एन का मतलब होता है मोल्स, मोल्स का फॉर्मूला होता है क्या, गिवन मास बाय मोलर मास, एंड एम बाय वी, तो वही लिख दिया गिवन मास बाय मोलर मास। डब्ल्यू मतलब गिवन मास किसका, सॉल्यूट का, एम मतलब मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, दोनों का लिख दिया। और वॉल्यूम पहले से था अपनी जगह पे आरटी। गिवन मास बाय वॉल्यूम, गिवन मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम हटा के हमने क्या लिख दिया, डेंसिटी, आर अपनी जगह, टी अपनी जगह, आर अपनी जगह, टी अपनी जगह, एम बी अपनी जगह। तो पाई का फॉर्मूला हो गया सीआरटी, ओरिजिनल होता है, डिराइव करोगे तो डीआरटी मतलब डेंसिटी, डेंसिटी और गैस कांस्टेंट आर टी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर तीन टाइप के होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। अब हाइपोटोनिक क्या होता है, तो वो हाइपो का मतलब ही से नाम से पता चला, हाइपो मतलब हिप्पो, हिप्पो मतलब होता है मोटा गेंडा। तो जब कंसंट्रेशन बाहर का तगड़ा होता है और अंदर का कम होता है, तो बाहर वाला अंदर घुस जाता है, जब अंदर घुस जाएगा तो फूल जाती है चीज, फूल जाएगी तो उसे बोलते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। और जब अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, अंदर का ज्यादा होगा, अंदर का ज्यादा होगा, बाहर का कम होगा, तो अंदर की चीज बाहर निकल जाएगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं सुकुड़ जाता है वो, तो उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये वाला देखा होगा जब आप छोला वाला चना फूला, छोला वाला चना तो फूल जाता है, तो वो क्या है, हाइपोटोनिक। आप किशमिश को बाहर मतलब अंगूर को बाहर जाके धूप पे रख दो तो किशमिश बन जाएगी सूख के, क्यों, क्योंकि अंदर का मटेरियल सब बाहर उड़ गया, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
और डेफिनेशन आप पढ़ लेना है। ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें कम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें ज्यादा होता है, और यहाँ पर दोनों बराबर हो जाते हैं, ना बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है ना अंदर का, दोनों मामला लगभग बराबर। तो ये हो जाएगा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है सॉल्यूशन के द्वारा उसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसको हम लोग पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का। इसके बाद आ जाएगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग किसी कंपाउंड का कुछ भी निकालते हैं तो एक वो वैल्यू होती है कैलकुलेटेड वैल्यू, एक वैल्यू होती है ऑब्जर्व किया जाता है बाहर से। तो ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। इसी डिफरेंस को भरने के लिए कि एरर ना हो तो हम लोग एक टर्म लेके आए हैं भैया केमिस्ट्री में, उसका नाम है वांट्स ऑफ फैक्टर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से, है ना, वांट ऑफ फैक्टर। तो ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में थोड़ा बहुत एरर रहता है, तो उसको भरने के लिए वांट ऑफ फैक्टर आया है। ये चारों में लग जाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो यहाँ पर आई दिख रहा होगा, इधर भी आई दिख रहा है, इधर भी आई दिख रहा है, उधर भी आई दिख रहा है। तो चार इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में इस्तेमाल होते हैं। ऑब्जर्व, कैलकुलेटेड, qualitative properties deviate from normal calculated value due to the association or dissociation। association मतलब होता है जुड़ना और dissociation मतलब तो टूटना। जैसे आप HCl का ले लो तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, ये क्या हुआ, ये डिसोसिएट हो गया, इसमें टूट गया दो आयंस में, डिसोसिएट, है ना। तो इनिशियल वैल्यू थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है, तो वांट्स ऑफ फैक्टर का इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज और याद करनी है आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर्मूला आई माइनस आई मतलब वांट्स ऑफ फैक्टर अभी भी बताया मैंने, और n माइनस वन, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करोगे तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।